आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ MPPGT का इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2 मार्च को। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और हम इस वीडियो में केवल जो इंग्लिश वाला पोर्शन है 31 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का जो आपका पोर्शन है सेक्शन ए जिसे आप कह सकते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। 31 जहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है वहाँ से हम ये पेपर ले रहे हैं और 31 to 150 नंबर तक हम इसे देखेंगे आज। और इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग पेपर देकर आए हैं उनको पता होगा कि ये ग्रीन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट का पेपर है जिन्होंने कि मुझे चेक करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे ग्रीन का मतलब है कि ये आंसर जिस भी कैंडिडेट ने टिक किया है वो करेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं येलो कलर है, ग्रे कलर है। ग्रे कलर का मीन है यहाँ पे कि कैंडिडेट ने जो ये ओवर टिक किया था ये रॉन्ग हो गया उनका आंसर, और हाईलाइटेड होकर दिखा रहा है कि येलो वाला करेक्ट है। तो आई होप जो एग्ज़ाम देकर आए होंगे उनको तो ऑलरेडी पता होगा, बट जो नहीं देकर आए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्लियर हो गया होगा कि ये पेपर जो है वो इसमें कलर्स क्यों आए हैं। बाकी मैं आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। क्वेश्चन 31 देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नताशा सेड टू गीता, आई नो वी आर रादर लेट टू द मैजिक शो, ठीक है। तो नताशा सेड टू गीता को चेंज किया नताशा टोल्ड गीता में, ठीक है। देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम लिखेंगे दैट, यहाँ पे दैट लिख दिया। आई को चेंज करेंगे नताशा के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई, माई, मी, वी, एस, अवर, ये सारे प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे शी आ जाएगा। देन नो का पास्ट फॉर्म न्यू हो जाएगा। वी को चेंज करेंगे दे में, क्योंकि नताशा यहाँ पे गीता को बोल रही है कि हम लेट हो गए मैजिक शो के लिए, तो इसलिए यहाँ पे दे हो जाएगा। देन आर का हो जाएगा वर, पास्ट में चला जाएगा, रादर लेट टू द मैजिक शो। तो ये जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अनीता लुक्ड इट इन द डिक्शनरी बट शी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो अप है ये करेक्ट है, क्योंकि लुकअप एक फ्रेजल वर्ब है और लुकअप का मीन होता है सर्च समथिंग और फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बुक, इन अ डिक्शनरी, इन अ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका लुकअप इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आप आएगा। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका हमें सप्रेस का एंटोनियम बताना है। तो सप्रेस का मीन क्या होता है, सप्रेस का मीन होता है टू पुट डाउन समथिंग, किसी चीज़ को दबाना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट। यहाँ पे बताना है सिनोनियम। तो वर्ड है हमारा एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेटेड का सिनोनियम बताना है। तो एक्सोनरेटेड का मीन क्या है, एक्सोनरेटेड होता है किसी को रिलीज़ कर देना, टू रिलीज समवन। तो यहाँ हो जाएगा फ्रीड, क्योंकि बाकी की जो तीन है, समन का मतलब होता है जो कोर्ट से बुलावा आता है, ठीक है, वो हो गया समन। बेल्ड का मतलब होता है जो पैरोल पे बेल पर लोग छूटते हैं। एंड पनिश्ड यहाँ पे भी तो बिल्कुल मैच नहीं करा। और फ्रीड का मतलब होता है मुक्त कर देना। तो एक्सोनरेटेड से जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है वो फ्रीड है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीड। नेक्स्ट स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल। ये जो स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल है ये क्या है, एलेजी नहीं है, क्योंकि ये पोएम नहीं है, ओड भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, क्या है, सटायर है। और ये गुलिवर्स ट्रैवल जो है ये सटायर है ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंग्लैंड, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कंडेम्ड। कंडेम का मीन क्या होता है, कंडेम का मीन होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा प्रेज। नेक्स्ट है ब्रिजेश सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 days। तो ब्रिजेश सेड टू मी को हमने कर दिया ब्रिजेश टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा दिया। आई को हमने चेंज किया ब्रिजेश के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई, माई, मी, वी, एस, अवर, इनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही। देन हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको
सेम रहेगा, ये वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, तो हैड बीन, देन वर्किंग ऑन, और यहाँ पे जो दिस है इसको हम चेंज कर देंगे दैट में, प्रोजेक्ट फॉर 5 days। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यहाँ पे भी आपको सिनोनियम ही बताना है इनडेलिबल का। तो इनडेलिबल का मीन क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए इनडेलिबल कोई भी ऐसी चीज़ जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे इरेज नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम कह सकते हैं अमिट, जो अमिट हो, जैसे मिटाया नहीं जा सकता, तो इसका जो नियरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू ट्राई पिज़्ज़ा पास्ता सो आई कैन नो द डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाइदर नॉर, अगर हम इसमें नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे, आई वुड लाइक टू ट्राई नाइदर पिज़्ज़ा नॉर पास्ता, तो फिर ये जो आगे सेंटेंस दिया है कि सो आई कैन नो द डिफरेंस, ताकि उसको डिफरेंस पता चल सके। लेकिन अगर हम नाइदर का यूज़ करेंगे कि ना तो उसको पास्ता चाहिए ना पिज़्ज़ा चाहिए, तो ये डिफरेंस वो कैसे पता होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। आइदर और में क्या होता है कि चॉइस एक होती है, या तो पास्ता लेगी वो या पिज़्ज़ा लेगी, तो भी डिफरेंस, अगर एक चीज़ खाएगी तो उसको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ये भी नहीं आएगा, बोथ ऑल्सो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी है, आई वुड लाइक टू ट्राई बोथ पिज़्ज़ा एंड पास्ता, मतलब उसको दोनों चाहिए, पिज़्ज़ा भी चाहिए एंड पास्ता भी चाहिए, सो दैट आई कैन नो द डिफरेंस। नेक्स्ट है हु रोट अ फादर्स लेटर। फादर्स लेटर के राइटर सबको पता है विलियम हैजलिट हैं। Next, joined Razam in founding a new cricket team called the MCC in the novel Swami and Friends। तो राजम को ज्वाइन किया था स्वामीनाथन ने उसकी क्रिकेट टीम को हेल्प करने के लिए, उनकी क्रिकेट टीम जो बनी थी मैच के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है वेयर डज ब्लंचली हाइड इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन में ब्लंचली जब रेना के रूम में आता है तो वो कहाँ छुप जाता है, तो वो छुपता है बिहाइंड द कर्टेंस, कर्टेंस के पीछे। नेक्स्ट है अ रेगुलर हैंडसम फेलो विद फ्लैशिंग आइज एंड लवली मोस्टेज शाउटिंग अ वार क्राइम चार्जिंग लाइक डॉन के होते एट द विंड मिल्स हु डिस्क्राइब्ड होम इन दीज वर्ड्स इन आर्म्स एंड द मैन। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है ब्लंचली के द्वारा सर्जियस के बारे में, और वो रेना से बात कर रहा है। वो सर्जियस को कंपेयर करता है डॉन कीहोते, एक कैरेक्टर है डॉन कीहोते नोवेल में, जहाँ पे वो जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा फुलिश टाइप का है, जो कि विंड मिल को एक जाइंट समझकर उस पर अटैक कर देता है। तो सेम यहाँ पे ब्लंचली सर्जियस को फुलिश बता रहा है, और वो बोल रहा है कि उसके जो अटैक्स होते हैं वो डॉन कीहोते की तरह फुलिश होते हैं। नेक्स्ट है हु रोट ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये आपका कह सकते हैं थोड़ा सा आउट है क्वेश्चन, क्योंकि जॉन कीट्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये जॉन कीट्स ने लिखा है। नेक्स्ट है रितु वेंट टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर हर एग्ज़ाम स्टार्टेड। तो यहाँ पे वेदर का यूज़ सुइटेबल नहीं है, क्योंकि वेदर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है यहाँ पे, नाउ भी नहीं आएगा, इवन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में हम बिफोर आफ्टर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे बिफोर आएगा कि रितु गई थी फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर बिफोर एग्ज़ाम स्टार्टेड, अपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तो यहाँ पे बिफोर इज़ करेक्ट। द सी वेव्स केम अप हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो कहाँ आ गई हैं, अप, मतलब अप हर हेड, उसके सर से भी ऊपर आ गई हैं। तो यहाँ पे इस सेंस में हम अपॉन का यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, अबब आएगा, क्योंकि उसके सर के अबब हैं, दैट्स वाई शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। हु थिंक्स ऑफ वर्क इन दिस स्वीट वेदर कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोइट एंड पॉपर। यहाँ पे बात की जा रही है ऑटम सीजन की। In teenage, Nehru ji talked about one of the greatest qualities of Gandhi ji. What was that? अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा टीनेज का तो आप आराम से टिक किया होगा, जिन्होंने भी टेक्स्ट पढ़ा होगा उनका ये क्वेश्चन सही क्या होगा कि गांधी जी को मेंशन करते हुए कहते हैं कि गांधी जी ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन
बाय लेइंग एम्फेसिस ऑन द पर्सनस गुड पॉइंट, कि कोई भी कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, गांधी जी हमेशा उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते थे और उसकी अच्छाई पर ही वो उनका एम्फेसिस होता था। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है वन ऑफ द टाइप ऑफ टूरिस्ट ताजू मेंशंस इन द नोवेल द गाइड इज, दैट इज एकेडमिक टाइप। In a father's letter regarding his son's profession, the father advises that he is independent to select his profession. मतलब फादर जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं अपने सन को, ये जो विलियम हैजलिट का जो वर्क है अ फादर्स लेटर, कि वो अपना जो प्रोफेशन है उसे चूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो ये डी वाला ही करेक्ट है यहाँ पे। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, डॉक्टर मैनेट वॉज इम्प्रिजन्ड। डॉक्टर मैनेट को जो है कैद में कर लिया जाता है, उनको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है 18 साल का। वो क्यों दिया गया था? वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो एवरमॉन्ड था, मार्किस एवरमॉन्ड, इसको डर था कि जो डॉक्टर मैनेट हैं ये इनकी जो सच्चाई है उसे रिवील कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर मैनेट को पता था जो भी क्राइम्स उसने किए थे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि जो एवरमॉन्ड ब्रदर्स के जो क्राइम्स हैं, जो भी इन्होंने किया है, वो इसे एक्सपोज करेंगे अथॉरिटी के सामने। तो इस वजह से उनको 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है फ्लीसी पफ्स ऑफ कोल्ड सेलिंग लाइक प्राउड स्वान्स इन द एजूर लेक। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगा सिमिली, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं उनको कंपेयर किया गया है स्वान्स के साथ में। ठीक है, और लाइक का भी यूज़ किया है, तो यहाँ सिमिली है। नेक्स्ट, हाउ इज़ राजम एबल टू रिकनसाइल एंड ब्रिंग ऑल स्वामीज फ्रेंड्स बैक टुगेदर अगेन इन द स्टोरी स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राजम कैसे कन्विंस करता है स्वामी के सारे फ्रेंड्स को एक साथ लाने के लिए? वो प्रॉमिस करता है कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आएगा, और वो लेकर भी आता है। जैसे कि वो मनी के लिए नाइफ लेके आता है, स्वामी के लिए एक इंजन लेके आता है, सोमू के लिए एक बेल्ट लेकर आता है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ वो लेकर आता है। नेक्स्ट है एज पर नेहरूज व्यूज़ इन टीनेज व्हाट डज एवरी कंट्री मैन थिंक। तो नेहरू का व्यू क्या है इस बारे में कि हर कंट्री मैन को क्या सोचना चाहिए? सबको ये सोचना चाहिए कि उनकी जो कंट्री है वो वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट है, दैट हिज कंट्री इज़ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ओड इज़। ओड का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या कह सकते हैं आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ओड जो होता है ये हमेशा एक एड्रेस की फॉर्म होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। नेक्स्ट है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग और डेरोगेटिंग अ सब्जेक्ट बाई मेकिंग इट रिडिकुलस और एंड इवोकिंग टूवर्ड इट एटीट्यूड ऑफ अम्यूजिंग। ये जो क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई जा रही हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ हैं सटायर की। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फिजिकल एविडेंस दैट रेना हैज़ फीलिंग्स फॉर ब्लंचली इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो यहाँ पे जो फिजिकल एलिमेंट है वो ये है कि वो अपनी एक पिक्चर पर एक नोट लिख देती है, पिक्चर ऑफ हर सेल्फ ऑन विच रेना हैड रिटन अ नोट। मिस्टर पेटकॉफ का जो कोट देती है वो ब्लंचली को, वो उसकी पॉकेट में डाल देती है। सी इज़ करेक्ट। प्लीज़ टर्न ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो सच दैट इट इज़ नॉट क्वाइट सो लाउड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ये ब्रैकेट में जो वर्ड है का सब्सटीट्यूट जो है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डाउन, क्योंकि टर्न डाउन का मीन होता है टू रिड्यूस, तो म्यूज़िक को रिड्यूस करने की बात की जा रही है, सो टर्न डाउन इज़ करेक्ट। Which literary device includes the use of words to express something different or opposite from their meaning, totally beyond our expectation? तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो यूज़ ऑफ वर्ड है एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट, मतलब जो कहा जा रहा है वर्ड्स में उसका मीन उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, बिल्कुल डिफरेंट निकलेगा। तो यहाँ बात की जा रही है आयरनी की। नेक्स्ट है इन ऑफ स्टडीज़ बेकन सेज टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स ऑफ स्टडीज़ इज़। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट टेक्स्ट से उठाई हुई लाइन है।
यहाँ पे आपका आंसर रहेगा द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑफ स्टडीज पोइट्री मेक्स अ मैन। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसका आंसर है विटी। ये क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि ये सटल जो यहाँ दिया हुआ है ये रॉन्ग है। सटल जो है ये मैथमेटिक्स के लिए बताया गया, मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, बट पोइट्री की बात हो रही है, पोइट्री मेक्स अ मैन विटी, तो ये इनका जो सटल है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इन एंशियंट ग्रीस ओट्स वर डिज़ाइंड टू बी। एंशियंट ग्रीस में ओट्स कैसे यूज़ किए जाते थे, तो ग्रीस से ही ओट का ओरिजिन हुआ है, और जो एंशियंट टाइम पे जो ओट्स होते थे उनको वो लोग पब्लिकली लाउड वॉइस में गाते थे। ठीक है, तो इसका रीड आउट लाउड इन पब्लिक सेटिंग्स, जब भी कोई उनकी पब्लिक सेरेमनी होती थी उस टाइम पर, तो ये आपका डी हो जाएगा। द इथिक्स टीचर वॉज फाउंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स बैग। द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। आयरनी क्यों है, क्योंकि इथिक्स टीचर मतलब इथिक्स टीचर जिसके मोरल वैल्यूज़ एकदम हाई होने चाहिए, वही क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो ये मतलब जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है, तो यहाँ पे आयरनी हो गई। शालिनी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्वीडन फॉर माई फर्दर स्टडीज़। यहाँ इसको चेंज करना है, शालिनी सेड टू मी को हो जाएगा शालिनी टोल्ड मी। देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज किया दैट में, आई को चेंज किया शालिनी के अकॉर्डिंग, शी आ गया। देन पास्ट में आ जाएगा वॉज गोइंग टू स्वीडन फॉर, माई को चेंज किया, ठीक है, हर आ गया फर्दर स्टडीज़, ए इज़ करेक्ट। वाई डिड राजम वॉन्ट टू बाय 3 बेड्स इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी एक टीम बना रहे थे और उसको लग रहा था कि अगर कोई बेड टूट जाता है तो एडिशनल होना ठीक है, तो यहाँ पे ये सी है। ही बाइज 3 बेड्स इन केस वन ऑफ देम ब्रेक्स ड्यूरिंग द मैच। नेक्स्ट है, नवीन सेड आई कैन नॉट टॉलरेट सच अ डिस्गस्टिंग थिंग एनी मोर। यहाँ पे नवीन सेड का नवीन सेड दैट, ठीक है। देन ही करेंगे आई को नवीन के अकॉर्डिंग ही, देन कैन नॉट को कुड नॉट कर दिया, टॉलरेट सच अ डिस्गस्टिंग थिंग एनी मोर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, एज पर द स्टोरी ऑफ द नोवेल द गाइड इन ऑर्डर टू सीम मोर होली राजू डज एवरीथिंग एक्सेप्ट। तो राजू जो है वियर्स बियर्ड, ठीक है, दाढ़ी रखता है, बाल बढ़ा लेता है अपने, और जो बीट्स होते हैं, जो माला होती है ना, रुद्राक्ष की माला है जो पूजा से रिलेटेड जो माला होती है उनको पहनता है, बट ही रिफ्यूजेस टू टॉक टू विलेजर्स। नेक्स्ट है, कुंज बिहारी बाबू इन द प्ले द पोइट एंड द पॉपर इज अ। कुंज बिहारी बाबू कौन है, एक पोइट हैं। नेक्स्ट है, ही विल बी रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पे इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है, तो फर्स्ट हमारा है हिज ब्रेवरी विल हैव बीन रिवार्डेड, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये एक्टिव है ही नहीं पहली चीज़। नेक्स्ट, हिज ब्रेवरी विल बी रिवार्डेड बाय हिम, ये भी एक्टिव नहीं है। हिज ब्रेवरी वुड रिवार्ड, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि वुड का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो बी है, हिज ब्रेवरी विल रिवार्ड हिम, मतलब ये उसकी जो बहादुरी है एक दिन उसको, बहादुरी खुद नहीं करेगी, वो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कहा जा रहा है कि उसकी जो बहादुरी है वो उसको एक दिन क्या दिलवाएगी, रिवॉर्ड दिलवाएगी, रिवॉर्ड देगी, ठीक है, तो ये बी ही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, इफ़ शी लाइक्स समथिंग शी विल बाय इट हाउएवर मच इट कॉस्ट। यहाँ पे आंसर हाउएवर दिया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हाउएवर कैसे दिया है। देखिए जो हाउएवर है ना, अगर हम हाउएवर के साथ मच को ऐड कर दें, हाउएवर मच कर दें, तो इसका मतलब हो जाता है नो मैटर हाउ मच, ठीक है। हाउएवर मच का मीन क्या होगा, नो मैटर हाउ मच। अब ये आप इसको देखिए, अब ये कैसे बनेगा। शी लाइक्स, इफ़ शी लाइक्स समथिंग, अगर उसे कुछ पसंद आता है, शी विल बाय इट, वो इसे खरीद लेगी, ठीक है। हाउएवर मच इट कॉस्ट, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना कॉस्टली है या उसकी जो कीमत है वो क्या है। तो हाउएवर मच का मीन होता है नो मैटर हाउ मच, ठीक है, हाउएवर करेक्ट है यहाँ पे।
GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज बॉर्न इन द ईयर 1856, करेक्ट है. बट आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम, हु सेड दिस इन द पोइट एंड द पॉपर. ये स्टेटमेंट है बशंबत बाबू का, क्योंकि वो हंगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं हंग्री हूँ तो मैं इसके बारे में सोचना छोड़ नहीं सकता है. उनका कॉन्वर्जेशन चल रहा है विद कुंज बिहारी बाबू. ठीक. नेक्स्ट है दिव्या आस्क्ड हर ब्रदर डिड यू प्ले द क्रिकेट मैच यस्टरडे. ये किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में. तो ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है. दिव्या आस्क्ड हर ब्रदर ये हो जाएगा. देन हम कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो इफ़ का यूज़ करेंगे या वेदर का यूज़ करेंगे. तो यहाँ इन्होंने इफ़ वेदर का यूज़ किया है. ठीक है. देन सबसे पहले हम यू को चेंज करेंगे, क्योंकि यू और योर इनको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हर ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही. देन डिड को चेंज करेंगे, तो डिड को हमेशा से डायरेक्ट में हेड में चेंज किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा हेड. और दूसरी चीज़, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको हम असर्टिव में बना के लिखते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखेंगे. ही हैड. देन प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म जाएगी प्लेड द क्रिकेट मैच. देन यस्टरडे को चेंज कर दिया द प्रीवियस डे में. ये हो गया सेंटेंस. व्हाट इज़ हॉरेशियन सटायर? हॉरेशियन सटायर क्या है? सटायर दैट इज़ क्लेवर, ह्यूमरस एंड मॉक अदर्स. ये हॉरेशियन सटायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सटायर दैट कंपेयर्स एनिमल्स टू ह्यूमंस. ऐसी कोई सटायर नहीं है जो ऐसे करती है. सटायर दैट शोज एंगर एंड रेस्टफुलनेस अबाउट अ पर्टिकुलर इशू. ये हॉरेशियन सटायर की क्वालिटी नहीं है. ए स्टोरी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द पास्ट, ये भी नहीं है. और इसके अलावा जो जुवेनियल सटायर होती है वो हॉरेशियन सटायर से ज़्यादा बिटर होती है. ठीक है. तो ये दैट क्लेवर, ह्यूमरस एंड मॉक अदर्स, यहाँ पे ये हॉरेशियन सटायर के लिए ये ऑप्शन जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैनिश्ड. वैनिश्ड का मीन क्या होता है? वैनिश्ड का मीन होता है किसी को निष्कासित कर देना, किसी को निकाल देना. ठीक है. सेंड समवन अवे. ठीक है. किसी को दूर भेज देना. तो यहाँ हो जाएगा एक्सपेल्ड. ठीक है. जैसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है स्टूडेंट्स को. जैसे आपने शेली को पढ़ा होगा तो उनके बारे में पढ़ा होगा कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था. ठीक है. निकाल देना. नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ पे बूस्ट का एंटोनियम बताना है. तो बूस्ट का मीन होता है किसी चीज़ को एनहेंस करना. तो यहाँ हो जाएगा डिक्लाइन. नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड आउटरेजियस. आउटरेजियस का मीन क्या होता है? आउटरेजियस का मीन हो जाता है जैसे कि कोई अपमानजनक सिचुएशन है, अत्याचारपूर्ण सिचुएशन है, मतलब कुछ भी शॉकिंग. तो यहाँ हमें इसका देना है एंटोनियम बताना है. तो यहाँ पे ये शॉकिंग तो नहीं होगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा ये इनसेन भी नहीं होगा, पेक्यूलियर भी नहीं होगा, प्लीजिंग हो जाएगा. नेक्स्ट है द प्रिंटिंग प्रेस इज़ वन ऑफ मैंस क्लेवरेस्ट इन्वेंशन. ये जो क्लेवरेस्ट इन्वेंशन दिया हुआ इसको आपको इसके लिए सही ऑप्शन चूज़ करके लिखना है. तो यहाँ पे आएगा क्लेवरेस्ट इन्वेंशंस. इन्वेंशंस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ आया है. वन ऑफ का मीन क्या होता है? वन ऑफ का मीन ये होता है कि हम कई चीज़ों में से एक चीज़ को चुन रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे उसके एक इन्वेंशन की बात नहीं हो रही. वो कह रहा है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो उसके जितने भी इन्वेंशंस हैं उनमें से एक बेहतरीन इन्वेंशन है. तो इसलिए जब भी वन ऑफ आता है तो उसके बाद जो भी नाउन होगा वो प्लूरल में जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे इन्वेंशंस का यूज़ होगा. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू अ रिच वुमन इन द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी. यहाँ पे लेडी सी एक फिक्टिशियस नेम है ड्रीम चिल्ड्रन में. ठीक है. द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे लाइन्स शेयर का मीन क्या होता है? लाइन्स शेयर का मीन होता है द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग. ठीक है. तो द लार्जेस्ट पार्ट यहाँ पे आएगा. मैनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट माई ओपिनियन इट्स टू केओटिक. तो यहाँ पे आएगा इन माई ओपिनियन. ठीक है. इन इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉर माई ओपिनियन, फ्रॉम माई ओपिनियन, विद माई ओपिनियन ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. और ओपिनियन के साथ हमेशा इन का यूज़ किया जाता है. तो इन माई ओपिनियन हो जाएगा. नेक्स्ट है कंसील का आपको बताना है एंटोनियम. ठीक है. तो कंसील का मीन होता है किसी चीज़ को छुपाना, टू कवर समथिंग.
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनरैप। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन नटोरियस। नटोरियस का मीन क्या होता है? कोई जो बुरे काम के लिए फेमस, मतलब जिसे बोलते हैं कुख्यात। ठीक है। तो यहाँ पे नटोरियस का हमें बताना है नियरेस्ट मीन्स सिनोनियम बताना है। तो रेप्यूटेबल वो पर्सन होता है जो किसी अच्छे काम के लिए जाना जाता है, रेप्यूटेबल। फेमस भी हमेशा इंसान अच्छे काम के लिए ही होता है। एंड क्रिमिनल नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा इसका जो सिनोनियम है वो है इनफेमस। नेक्स्ट, इन चार्ल्स लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी व्हाट वाज द थर्स्ट। यहाँ पे थर्स्ट क्या है? देखिए, थर्स्ट का मीन क्या होता है? कोई भी ऐसी एम्बिशन और कोई भी ऐसी ड्राइव या डिज़ायर जो कि ऑथर के अंदर हो। तो यहाँ सो इन दिस ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी चार्ल्स लैम लैमेंटेड लूजिंग द वुमन ही लव्ड। यहाँ पे एन सिमोन्स का रेफरेंस है जिसको कि वो लव करते थे, और वो ऐसे ही बैठे हुए सोच रहे हैं कि अगर एन सिमोन्स के साथ उनकी शादी हो जाती तो उनके लाइफ कैसी होती। तो ये जो थर्स्ट है वो इसे इंडिकेट करती है। निहारिका सेड टू हर ब्रदर इज़ योर जॉब इन द न्यू कंपनी गोइंग वेल। इससे आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो निहारिका सेड टू हर ब्रदर को चेंज करेंगे निहारिका आस्क्ड हर ब्रदर में। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को इरेज करके या तो आप इफ़ का यूज़ करते हैं या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, या इन्होंने वेदर का यूज़ किया है। देन योर जॉब, किसकी जॉब की बात की जा रही है? उसके ब्रदर की जॉब की बात की जा रही है। यू योर को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो योर जॉब मतलब हिज जॉब हो जाएगी। इन द न्यू कंपनी वॉज गोइंग वेल, क्योंकि ये जो इज़ है अब ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि हम इसको एज एन असर्टिव सेंटेंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इज़ को हमने किया वॉज में, देन गोइंग वेल। दिस वन इज़ करेक्ट। द 12 सीजर्स एज मैंशनड इन द ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी आर। ये जो 12 सीजर्स हैं ये कौन है? ये 12 एम्परर्स हैं रोम के। चार्ल्स लैम्ब रेफर्स हिज सिस्टर मैरी लैम्ब एज इन ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी एज। तो मैरी लैम्ब को उन्होंने रेफ़र किया है एज फेथफुल ब्रिगेड। शी वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार, शी डिड नॉट हैव इनफ मनी। यहाँ पे आपको लगाना है कंजंक्शन, तो सो आएगा। शी वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार, सो शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, ये नहीं आएगा। देयरफॉर भी नहीं आएगा, बिफोर भी नहीं आएगा। अब हाउ एवर क्यों आएगा ये देख लीजिए। हाउ का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि जो हाउ एवर जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हाउ एवर तब यूज़ किया जाता है जब ये जो आगे वाला स्टेटमेंट है, मतलब हाउ एवर के बाद वाला, सॉरी, वो कंट्रास्ट करे अपने प्रीवियस स्टेटमेंट को इस सिचुएशन में। मतलब वो कार तो खरीदना चाहती है लेकिन उसके पास इनफ मनी नहीं है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हो, जब पीछे वाला सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस को कंट्रास्ट कर रहा हो, तो वहाँ पे हम हाउएवर का यूज़ करेंगे। लेकिन ना तो हम सो यूज़ कर सकते उस कंडीशन में, ना देयरफॉर यूज़ कर सकते, ठीक है, ना ही हम बिफोर यूज़ कर सकते। हम ऐसी कंडीशन में जब पीछे वाला सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस को कंट्रास्ट कर रहा हो तो हम हाउएवर का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ फादर्स लेटर्स वाई डज द फादर शेयर हिज मिस्टेक्स विद हिज सन। तो ये जो विलियम हैजलिट का वर्क है फादर्स लेटर, तो यहाँ पे जो फादर है वो अपने सन के साथ अपनी मिस्टेक्स क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि ही डजंट वॉन्ट हिज सन टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन हिज लाइफ। दैट्स करेक्ट। हाउ द सटायर अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इंडिविजुअल्स और सोसाइटी। तो यहाँ पे सटायर किस तरीके से सटायर के थ्रू कोशिश की जाती है सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करने की? तो ये बाई रिड्यूक्यूलिंग फ्लॉज एंड फॉलीज। ठीक है, ऑथर क्या करते हैं, वो जो जिस भी चीज़ को उन्होंने टारगेट बनाया है, जो उनका मेन टॉपिक है, थीम है, ठीक है, जिसको भी उनको सटायर करना है, तो उसकी जो फ्लॉज हैं, फॉलीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कुछ भी हो, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी बुराई की जा रही है, एक थोड़े से ह्यूमरस वे में या थोड़ा इस तरीके से कि उनको बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात भी कह दें, ठीक है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके।
सुधारात्मक नज़रिए के साथ उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका ये 91, इसमें ये इतना बड़ा आपको एक पैसेज दिया हुआ है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हेमलेट स्पीक्स दीज लाइन्स आफ्टर एंड्योरिंग द एट क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड कोर्ट। तो यहाँ क्या आना चाहिए? अनप्लेजेंट सीन आएगा, प्लेजेंट सीन आएगा, लास्ट सीन आएगा, गोस्ट सीन आएगा। देखिए गोस्ट सीन ये है नहीं, गोस्ट की कोई बात नहीं की है। लास्ट सीन ये है नहीं प्ले का, ठीक है। और प्लेजेंट सीन हम इसको कह नहीं सकते क्योंकि हेमलेट ये लाइन जिस तरीके से बोल रहा है, हेमलेट स्पीक्स दीज लाइन्स आफ्टर एंड्योरिंग द अनप्लेजेंट सीन एट क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड कोर्ट। मतलब क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने जो शादी की है उसके फादर की डेथ के बाद, ठीक है, तो वो हेमलेट को बहुत ही अनप्लेजेंट लग रहा है। वो डिसीज़न हेमलेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद उसने ये सारी लाइंस बोली हैं, तो यहाँ पे अनप्लेजेंट आएगा। और चलिए ठीक है, अगर आपको ये लाइन समझ में भी नहीं आ रही तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि गोस्ट सीन नहीं है, ये लास्ट सीन भी नहीं है और प्लेजेंट तो कहीं से भी नहीं, इसलिए अनप्लेजेंट है, ठीक। चलिए अब ये जो टैप, क्योंकि ये इतना बड़ा टेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो सेम वैसा ही टेक्स्ट है। अब क्योंकि मैं इसको पूरे को नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही जाऊंगी, आपने पढ़ लिया होगा एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोस्ट अनराइटियस? अनराइटियस का मीन क्या है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे अनराइटियस का मीन होगा मोरली बैड और रॉन्ग, क्योंकि राइटियस का मतलब क्या होता है? राइटियस का मतलब होता है सही, अच्छा, और अनराइटियस का मतलब हो गया कि बुरा और गलत, कोई भी चीज़ जो बुरी हो और गलत हो। तो यहाँ पे होगा इसका करेक्ट आंसर मोरली बैड और रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट फिर से हेमलेट का ही ये वही पैसेज है, इसमें देखते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बट नो मोर लाइक माई फादर देन आई टू हरक्यूलस। तो यहाँ पे हेमलेट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं? द प्रोटैगनिस्ट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद हिज फादर। नो, ही सेज दैट हिज अंकल इज़ इन नो मैच विद हरक्यूलस। अंकल का कंपेरिजन नहीं हो रहा है हरक्यूलस से, ये भी सही नहीं है। ही सेज दैट एज ही इज़ इनकम्पेरेबल विद हरक्यूलस इन द सेम मैनर हिज अंकल स्टैंड्स नो वेयर बिफोर हिज फादर। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। वो अपने अंकल को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जिस तरीके से हरक्यूलस के साथ मेरा कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही ये जो क्लॉडियस उनके अंकल हैं वो उनके पिता के सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 94 जो क्वेश्चन है, द ऑप्शन ऑफ सुसाइड इज़ क्लोज्ड फॉर द हीरो बिकॉज। ये जो सुसाइड का ऑप्शन है, क्योंकि हेमलेट बहुत ही हताश है, निराश है, ठीक है, तो वो क्यों क्लोज है उनके लिए? वो सोच रहे हैं उस टाइम पे, वो बिलीव्स इन गॉड और उनका जो रिलीजन है वो अलाउ नहीं करता कि वो खुद को, मतलब अपनी आत्मा को और अपने शरीर से मुक्त कर दें, खुद को मार लें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, वाई द प्रोटैगोनिस्ट हैज़ एड्रेस्ड द लेडी एज फ्राइल्टी। हेमलेट अपनी मदर को यहाँ पे कोसते हुए, मतलब उनको भला बुरा कहते हुए बोलते हैं फ्राइल्टी द नेम इज़ वूमन। मतलब वो कह रहे हैं कि वो जो उनकी मदर है वो बहुत ही ज़्यादा मोरली वीक हैं, कि उनके फादर की डेथ के 2 मंथ के बाद में उन्होंने क्या किया, उनके अंकल से शादी कर ली है। बिकॉज शी वॉज वीक एंड लॉस्ट हर मोरल कैरेक्टर, उन्होंने अपना जो कैरेक्टर है वो खो दिया है। तो फ्राइल्टी यहाँ पे वो मदर को बोलते हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। कि ये आपका ऑफ फ्रेंडशिप से एक ऐसे ही एक्सट्रैक्ट है, ये लिया गया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द फेथफुल एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फेथफुल एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड का क्या मीन है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एडमोनिशन का मीन क्या होता है। एडमोनिशन का मीन होता है अ जेंटल क्रिटिसिज्म, ठीक है, और वार्निंग कह सकते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, अ फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म हेल्प्स टू कीप द माइंड फ्री ऑफ मैनी अनडिज़ायरेबल थाट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। मतलब एक फ्रेंड का मतलब केवल बेकन के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके मन की बातें करता रहे या आपसे अच्छी अच्छी बातें करता रहे। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि जो कि एक जेंटल क्रिटिसिज्म के द्वारा
आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी बुराइयों को भी बताए, जिससे कि अनडिज़ायरेबल जो थॉट्स हैं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो आपके माइंड से दूर रहेंगे। तो अब फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बेकन। नेक्स्ट है, वाई डज द ऑथर से रीडिंग गुड बुक्स ऑफ मोरालिटी इज़ अ लिटिल फ्लैट एंड डेड। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी, पीपल डोंट टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स ऑन मोरालिटी एंड गुड कंडक्ट। ये डायरेक्ट आपके टेक्स्ट से आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ये इतने टफ नहीं है। नेक्स्ट है सेंट जेम्स, दे आर एज मैन that look sometimes into a glass and presently forgot their own shape and favor। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंट जेम्स स्मिथ हैं, इनका क्या मीन है इस लाइन से। उन्होंने ऑफ फ्रेंडशिप में ये जो सेंट जेम्स हैं इनका रेफरेंस देते हुए कहा है कि वो क्या कहते हैं। इसका मीन है कि दीज आर वर्ड्स ऑफ कॉशन, ये सावधान करने वाले वर्ड्स है सेंट जेम्स के, अबाउट सेल्फ डिसेप्शन व्हेन वन बिकम्स ब्लाइंड टू वंस ओन फीलिंग्स एंड वीकनेसेस। क्योंकि इंसान को अपनी खुद की कमजोरियाँ, अपनी खुद की जो वीकनेसेस हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, बाय सेइंग टू आईज सी नो मोर देन वन द ऑथर मीन्स। यहाँ पे ऑथर का मीन क्या है, तो यहाँ पे बेकन का मतलब है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ऑफन आर्ग्यू दैट दे आर एबल टू रीच द करेक्ट डिसीजन देमसेल्फ। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी डिसाइड करेंगे, जो कुछ भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं। एंड डू नॉट नीड अदर्स एडवाइस, उन्हें दूसरों की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेकन ये कहना चाह रहे हैं कि एक फ्रेंड की एडवाइस की ज़रूरत सबको होती है। फ्रेंड्स मतलब कोई भी एक ऐसा सलाहकार, काउंसिल, उसकी ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन कुछ सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज टेओ डेंजर्स मीन। ये देखिए टेओ का मीन होता है टू, तो ये इसका आंसर होगा टू डेंजर्स। यहाँ पे राइटर ने टू डेंजर्स के बारे में बताया हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई काउंसिल नहीं है, उसको दो तरीके के खतरे हो सकते हैं, ठीक है। तो टू डेंजर्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट है ये पोइम स्टेपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का ये पैराग्राफ है। यहाँ पे माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। फिर यहाँ पे क्वीर का मीन क्या है, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है। अगेन फिर से स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पोइट कुड नॉट स्टॉप टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द सीन बिकॉज। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि हम पोइम अगर पढ़ेंगे तो लास्ट की जो 4 लाइन्स है वो क्या बोलती हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है, ये लाइन्स है हमारी। तो लेकिन ये लाइन्स में बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये इनका जो मीनिंग है वो ये है कि उसको अभी अपनी लाइफ में बहुत सारी काम करने हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस हैं जो उसको निभाने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो उसको पूरी करनी है, तो वो रुक नहीं सकता, उसको दूर जाना है। तो ही हैड अ लॉन्ग वे टू गो, वैसे अगर हम देखें तो ये आंसर ठीक लगता है। ही हैड प्रॉमिस्ड समवन टू रिटर्न, ये भी अगर अकेला केवल यही दिया होता तो ये भी करेक्ट है। ही हैड पुअर आई साइट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दिया है ही वॉज इन अ हरी। तो अब यहाँ पे ये करेक्ट क्यों है ये समझ लीजिए। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि ही हैड अ लॉन्ग वे टू गो, उसको बहुत दूर जाना है, उसने बहुत सारे लाइफ में प्रॉमिसेस का मतलब ये नहीं कि लिटरली किसी पर्सन से उसने कोई प्रॉमिस किया वो जाके निभाना है, मतलब बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर जिसे उसे पूरा करना है, इस सेंस में बात की जा रही है। तो अगर केवल आपको ए दिया होता तो भी ठीक था, केवल बी दिया होता, बाकी के ऑप्शन चेंज होते तो भी ठीक था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ही वॉज इन अ हरी तो ये बात भी सही है कि क्योंकि उसको इतने सारे काम करने तो वो जल्दी में है इसलिए उसको जाना है, तो इसलिए ये भी सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर ओवरऑल हम सबको एनालिसिस करते हुए अगर कॉन्क्लूजन निकालेंगे इन तीनों में, ही हैड अ लॉन्ग वे टू गो, ही हैड प्रॉमिस समवन टू रिटर्न एंड ये जो डी वाला है, तो फिर हमें डी को ही टिक करना है। अगर ही वॉज इन अ हरी नहीं दिया होता, मान लीजिए आपको केवल ये दिया होता ही हैड अ लॉन्ग वे टू गो,
टू कीप हिज प्रोमिसेस, ठीक है, ये होता तो ये हो जाता ही हैड अ लॉन्ग वे टू गो टू कीप हिज प्रोमिसेस, ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब क्योंकि इसमें इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमाने वाले, तो फिर ये डी वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, ही वॉज इन अ हरी। अगेन स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नो इवनिंग से ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीजन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ठीक है, तो पोएम में किस सीज़न की बात की जा रही है, विंटर सीज़न की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनमें बर्फ़ जमी हुई है उस वैली में। ठीक है, तो ये विंटर की बात की जा रही है। फिर से सेम पोएम है, व्हाट डज द वर्ड प्रोमिसेस रेफर टू। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, प्रोमिसेस का मीन है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से विच द स्पीकर हैज़ टूवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ पे हम ऊपर वाला एक बार ए बी सी देख लेते हैं। द प्रोमिसेस दैट ही हैज़ मेड टू हिज बिलव्ड, ये कहीं से भी नहीं सुइटेबल है। द प्रोमिसेस दैट ही हैज़ मेड टू हिज फ्रेंड्स, नो। द प्रोमिसेस दैट ही हैज़ मेड टू हिज पेरेंट्स, इंडिविजुअली किसी को डिफाइन नहीं किया है कि उसने फ्रेंड्स से कोई प्रॉमिस किया है, अपनी वी लवर से कोई प्रॉमिस किया है, पेरेंट्स से कोई है। यहाँ पे एक वाइडर सेंस में बोला गया है कि उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। अब वो दूसरों में कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें डी को ही चूज़ करना है। व्हाट इज़ द कोर थीम ऑफ द पोएम। कोर थीम क्या है इस पोएम की, द फियर ऑफ स्टेइंग टू लॉन्ग ऑन समवन एल्स लैंड, नो, ये थीम नहीं है। द पुल ऑफ स्लीपिंग इन द नेचर अगेंस्ट द पुल ऑफ स्लीपिंग एट होम, नो। द एबिलिटी ऑफ नेचर टू मेक अ पर्सन फील टायर्ड एंड स्लीपी, ये तो कहीं से भी नहीं है। ये होगा द पुल ऑफ अलोन इन द नेचर, मतलब वो अकेला वहाँ पे रह के उस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठाए, या फिर द पुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब ये जो उसकी जिम्मेदारियाँ उसे खींच रही हैं अपनी ओर, जो कि उसको पूरी करनी बाकी हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक तरीके से द्वंद्व चल रहा है जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए, जब वो ठहरता है उस वैली में। तो इसलिए हमारा आंसर द पुल ऑफ अलोन इन द नेचर अगेंस्ट द पुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये जो टेक्स्ट है ये सॉलिटरी रीपर से लिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस, तो इसकी जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ विल द स्पीकर ऑफ सॉलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल। जो स्पीकर है वो सॉलिटरी रीपर को कैसे, वो जो यंग गर्ल जो कि रीपिंग कर रही है उसे कैसे याद रखेगा। ही विल कीप अ स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर विद हिम, नहीं, वो अब उसकी पेंटिंग लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया पोएम में। ही फॉरगेट्स हर द मोमेंट शी लीव्स हर, जैसे ही वो वहाँ से जाएगा उसे भूल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। द टू विल करस्पॉन्ड थ्रू लेटर्स, दोनों एक दूसरे से लेटर के थ्रू बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट, उसका सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल है कि स्पीकर कह रहा है कि उसके सॉन्ग को कभी भूल नहीं पाएगा, वो हमेशा उसके हार्ट में रहेगा, तो ये डी करेक्ट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि जिसने कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया होगा, तो सॉलिटरी रीपर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। व्हाट इज़ रेयर अबाउट द सॉलिटरी रीपर, सबसे ज़्यादा रेयर क्या है सॉलिटरी रीपर के बारे में। इट इज़ अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इट इज़ ब्रोकन इनटू 4 स्टैंजास, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट राइम स्कीम दैट वर्ड्सवर्थ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इट डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस। तो जब भी आप इस पोइम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पोइम है वर्ड्सवर्थ जब स्कॉटलैंड गए थे 1803 में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे एक उस एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ पे वो देखते हैं किसी को ऐसे गाना गाते हुए, और उस आधार पे उन्होंने ये पोइम लिखी है। ठीक है, यही पढ़ा होगा आपने। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, ये टॉमस विल्किंसन की का जो वर्क है टूवर्ड्स इन द ब्रिटिश माउंटेन्स, उससे इंस्पायर्ड है। और जब स्कॉटलैंड वो गए थे अपनी सिस्टर के साथ में, तो वहाँ पे वो टॉमस जो विल्किंसन्स का जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो उन्होंने विज़िट किया था उन माउंटेन्स को, वो उन्होंने अपना कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, कहीं उन्होंने पढ़ा था उसके बारे में, तो वहाँ पे
उस मैन्युस्क्रिप्ट में जो टॉमस विल्किंसन की थी, उसमें उन्होंने कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस पढ़ा था कि उन्होंने किसी का गाना सुना जो कि उनको बहुत अच्छा लगा, तो उससे इंस्पायर होकर वर्ड्सवर्थ ने ये सॉलिटरी रिपर पोइम लिखी है, खुद को इमेजिन करते हुए, क्योंकि स्कॉटलैंड में वो घूम रहे थे, तो खुद को इमेजिन करते हुए उन्होंने ये पोइम लिखी है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये द पोइट यूजेस एक्सप्रेशन फारदेस्ट हैब्रिज फॉर, ये हैब्रिज जो है यहाँ पे ये क्या है, हैब्रिज स्कॉटलैंड के नॉर्थ ईस्ट जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो ये आइलैंड का नाम है द मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन स्कॉटलैंड, क्योंकि जो सेटिंग है सॉलिटरी रिपर की वो कहाँ की, स्कॉटलैंड की है ना, तो ये वहीं के आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है ये सॉलिटरी रिपर का सेम पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है। इट लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल बिकॉज ही वॉज टायर्ड आफ्टर वॉकिंग अप हिल, क्योंकि वो उस हिल पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर होल्ड्स हिम स्पेल बाउंड, ये जो मेलोडियस वॉइस थी उस सॉलिटरी रिपर की, उसने क्या किया था, उनको मंत्र मुग्ध कर दिया था, स्पेल बाउंड कर दिया था, तो वो एकदम खड़े खड़े उसको सुन रहे थे बिना हिले डुले, ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सट्रैक्ट है ट्रू वर्शिप का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज़ मेंट बाय हाउस, तो हाउस का मीन यहाँ पे क्या है, चलिए ये छोटा सा है एक्सट्रैक्ट, हम देख लेते हैं। डू नॉट गो टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड, फर्स्ट फिल योर हाउस, फिल योर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव, तो यहाँ पे हाउस का मीन क्या है, ह्यूमन सोल से, कि तुम्हारी जो खुद की आत्मा है ना उसको थोड़ा सा आप फिल कर लो, किससे, फ्रेग्रेंस ऑफ लव से, प्यार से ज़रा उसको भर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान के चरणों में जाके फूल चढ़ाओ, वही ट्रू वर्शिप होती है। मतलब ओवरऑल पॉइंट जो है यहाँ पे इंसान के अंदर खुद अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए और अपनी सोल को पायस बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ह्यूमन सोल। चलिए नेक्स्ट ये ट्रू वर्शिप का ही है। वॉट शुड बी फर्स्ट रिमूव फ्रॉम आवर हार्ट्स, हमें अपने जो हार्ट्स हैं उनसे क्या सबसे पहले रिमूव करना चाहिए, वो करना चाहिए द डार्कनेस ऑफ सिन। नेक्स्ट है वॉट शुड बी लर्न बिफोर बोइंग आवर हेड्स इन प्रेयर, अपने हेड्स को प्रेयर में झुकाने से पहले हमें क्या सीख लेना चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी के लिए झुक सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, टू बाउ इन ह्यूमैनिटी। अब ये जो एक्सट्रैक्ट आया आपका माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, ये खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी से, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, खुशवंत सिंह है, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के राइटर। नेक्स्ट है हु रोट दिस पोइम, ट्रू वर्शिप की बात की जा रही है यहाँ पे, टेक्स्ट ट्रू वर्शिप से है, इसके पोइट कौन है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पोइम है। अगेन ट्रू वर्शिप से ही है। इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, द वर्ड प्रेटी मीन्स, प्रेटी का मीन क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल होगा ऑब्वियसली, स्मॉल नहीं होगा, अगली नहीं होगा, स्मार्ट भी नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ब्यूटीफुल। वॉट डज जिंकल्ड मीन, जिंकल्ड का मीन क्या है, यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर के फेस को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने यहाँ पे रिंकल्ड का यूज़ किया है, ओल्ड, ठीक है, हैंडसम नहीं होगा, यंग भी नहीं होगा, आउटडेटेड भी नहीं होगा, ओल्ड। नेक्स्ट है विच फेबल्स ऑफ ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल द नरेटर, एकदम आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है इसका आंसर, फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द नरेटर्स फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर, नरेटर का अपनी ग्रैंड मदर के साथ फ्रेंडशिप के लिए वो टर्निंग पॉइंट कब आया, जब वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, सिटी में शिफ्ट हो गए। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि नरेटर को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, और अब तक गांव में तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो डिफरेंट होने लगी, तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी बचपन से जो चली आई थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, तो ये आपका ए करेक्ट है। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस, शी रियली लाइक्ड द वाइन, तो यहाँ हमें फिल करना है, शी रियली लाइक्ड द फैंसी वाइन, हो सकता है ये फैंसी,
चलिए आगे देखते हैं। बोरिंग, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। डिलीशियस, ये भी हो सकता है। ईगरली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब फैंसी और डिलीशियस में अगर हमें ये एक चुनना हो तो डिलीशियस ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मे बी उसके पर्टिकुलर टेस्ट की बात की जा रही है कि उसको डिलीशियस वाइन पसंद है, क्योंकि वाइन के साथ हम डिलीशियस यूज़ कर सकते हैं। वैसे डिलीशियस हम फूड के लिए यूज़ करते हैं, बट फॉर द ड्रिंक्स स्पेशली फॉर वाइन डिलीशियस का यूज़ किया जा सकता है, तो डिलीशियस इज़ करेक्ट। वैसे फैंसी का भी यूज़ हो सकता है, बट अगर एक को चुनना हो तो ठीक है, डिलीशियस इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली खाने की पीने की बात की जा रही है। ठीक है, फैंसी जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है वाइन की जो पैकेजिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो हम फैंसी का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसको पीने के हिसाब से बात की जा रही है, तो इसलिए डिलीशियस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्हाट दे हैव सीन। अब हमें इसे रिप्लेस करना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा टू राइट अ शॉर्ट अकाउंट, कि वो एक छोटा सा एक नोट लिखें ऑफ व्हाट दे हैव सीन। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, आस्क्ड आ गया, पास्ट में है ये, तो फिर अब हम इसको हैव सीन नहीं लिख सकते, हम इसे लिखेंगे हैड सीन, ये भी पास्ट में जाएगा। ठीक है। हाउ डज स्वामी आंसर हिज लास्ट क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्ड द मोरल ऑफ अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज़ फूल्ड बाय अ टाइगर ऑफरिंग गोल्ड बैंगल। ठीक है, गोल्ड बैंगल की आपने कहानी सुनी होगी, अगर ये नोवेल का ये पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा हो फिर भी आपने सुना होगा कि एक टाइगर होता है, एक शेर होता है जो कि एक आदमी को बेवकूफ़ बनाता है सोने का कंगन देकर। ठीक है, कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ये कंगन है तुम्हारे को देने के लिए, और वो चला जाता है मूर्ख बनकर। और फिर टाइगर क्या करता है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, तो वो उस आदमी को ही खा लेता है। ठीक है, उसी पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे कॉन्क्लूज़न की बात की जा रही है। हाउ डज स्वामी आंसर हिज लास्ट क्वेश्चन, स्वामी ने अपना लास्ट क्वेश्चन को कैसे आंसर किया, विच इन्वॉल्व द मोरल ऑफ अ स्टोरी, जिसमें कि ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई है इसका मोरल छुपा हुआ है। तो स्वामी जो है वो एक सिंपल सिंगल लाइन आंसर देता है। उसका आंसर है लव ऑफ गोल्ड बैंगल कॉस्ट वंस लाइफ। मतलब ये जो गोल्ड बैंगल के लिए जो लव था ये बहुत भारी पड़ा। ठीक है, उसकी कीमत उसको कैसे चुकानी पड़ी, अपनी लाइफ देकर। नेक्स्ट है, इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स वेयर डिड स्वामीज फादर सेंड हिम व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू द मिशन स्कूल। ये लोग अल्बर्ट मिशन स्कूल में जाते थे, तो जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया वहाँ जाने से, तो उन्होंने उसको बोर्ड स्कूल में भेज दिया। बेकन्स एसेस आर गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट है विलियम ब्लैक का। नेक्स्ट है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन मियरली प्लेयर्स। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो जहाँ पे ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको कंपेयर किया है कि स्टेज के साथ में, तो ये मेटाफर आएगा यहाँ, मेटाफर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द ब्रैकेट। ठीक है, हिज एक्सेस टू द थ्रोन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, नो इम्प्रूवमेंट, एक्सेसन टू एक्सेप्टेंस ऑफ एक्विजन। तो एक्सेप्टेंस ऑफ नहीं होगा, एक्विजन भी नहीं होगा, एक्सेजन टू होगा, क्योंकि एक्सेजन टू जो एक्सेजन है इसका मतलब होता है कि द इवेंट ऑफ अ न्यू किंग, मतलब जो ये पूरा इवेंट होना है कि एक किंग के बाद जो दूसरा किंग है वो जब सिंहासन पर बैठ रहा है, ठीक है, या उसको जब पावर ट्रांसफ़र की जा रही है, तो उसको एक्सेजन टू थ्रोन कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेजन टू आएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। आई टोल्ड हर दैट द बैंक डजंट ओपन 10 AM। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टिल
स्टिल, देन अनलेस, देन जस्ट, देन अनटिल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टिल भी नहीं आएगा, अनलेस भी नहीं आएगा, जस्ट भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अनटिल। क्यों आएगा ये समझ लीजिए। देखिए, अनटिल का मतलब होता है अप टू दिस टाइम, ठीक है। मतलब अनटिल के बाद जो भी सिचुएशन दी हुई है, जैसे कोई टाइम बताया गया, चाहे वो डे वाइज बताया हो या समय, जैसे कि पर्टिकुलर कोई आवर दिया हो। यहाँ पे जैसे कि 10 बजे का टाइम बताया हुआ है कि 10 बजे तक बैंक खुलती नहीं है, तो अनटिल यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अप द पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है। जो भी इवेंट होने वाला है या जो भी काम होने वाला है, उसका जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है वो यहाँ पे बता रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पे अनटिल आएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ फादर्स लेटर्स, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज दैट अ सन शुड हैव? गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, गुड नेचर एंड हार्ड वर्किंग, गुड नेचर एंड गुड सेंस। वैसे उन्होंने गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस की बात की है, ठीक है। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, गुड नेचर एंड हार्ड वर्किंग, गुड नेचर एंड गुड सेंस। तो सबसे अप्रोप्रिएट अगर हम बात करें तो गुड नेचर एंड गुड सेंस ही आएगा, क्योंकि लैंग्वेज में उन्होंने पर्टिकुलर 2 लैंग्वेजेस की बात की है। तो अगर लैंग्वेज का नाम दिया होता तो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता, तो हम टिक कर सकते थे। ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग नहीं है, गुड नेचर एंड हार्ड वर्किंग भी, क्योंकि गुड नेचर तो है लेकिन उसके साथ में हार्ड वर्किंग को उन्होंने इतना प्रेफरेंस नहीं दिया है, उन्होंने दिया है गुड सेंस को। तो इसलिए गुड नेचर और गुड सेंस ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन शी आस्क्ड अस टू टेक अ पोर्शन आफ्टर डिवाइडिंग अ स्वीट और सम अदर डिश, व्हाट डिड द राइटर टू द स्टोरी? माय मदर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका माय मदर से लिया हुआ है। तो यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं, जब उनकी मदर उनको बोलती हैं कि एक पोर्शन ले लो स्वीट का, तो वो कहते हैं गिव अस अ पीस योर सेल्फ मदर, ठीक, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कंसेंट। कंसेंट का मीन क्या होता है? कंसेंट मीन टू गिव परमिशन, किसी भी चीज़ की अनुमति देना। और यहाँ पे हमें बताना है इसका एंटोनियम। एंटोनियम पूछा गया है तो इसका हो जाएगा, कंसील का मीन तो छुपाना होता है। डिसेंट हो जाएगा, क्योंकि डिसेंट का मीन होता है मना करना। अप्रूवल भी नहीं होगा और प्रोमिनेंस भी नहीं होगा, ठीक है। डिसेंट का मीन होता है मना करना, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ सटायर? सटायर के 2 मेन जो कॉम्पोनेंट्स है वो क्या है? आयरनी एंड ह्यूमर। ये करेक्ट है आपका। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज एंड पोइट्री ये सटायर में यूज़ नहीं की जाती। सिमिली मेटाफर्स भी यूज़ नहीं होते। आयरनी एंड यूज़ ऑफ मेटाफर्स नो। आयरनी एंड ह्यूमर, ठीक है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द एसेज ऑफ ओफिलिया फर्स्ट पब्लिश्ड? एसेज ऑफ ओफिलिया कलेक्शन है चार्ल्स लैम्ब के एसेज का। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1823 में, फर्स्ट कलेक्शन, और सेकंड आया था 1833 में। सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का सिनोनियम हो जाएगा रूड, ठीक है। नेक्स्ट होगा, व्हाट आर यू लुकिंग इन द डार्क? लुकिंग अपॉन इन द डार्क, ये अपॉन को रिप्लेस करना है तो यहाँ हो जाएगा लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मीन होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि तुम अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हो। शी इज़ अ वेरी ड्रिल एंड थॉटफुल पर्सन। रॉन्ग है, ड्रिल नहीं आएगा, एंगर भी नहीं आएगा, इनफ भी नहीं आएगा। हम काइंड एडजेक्टिव जो है इसका यूज़ करेंगे। शी इज़ वेरी काइंड एंड थॉटफुल पर्सन। रेना's निकनेम फॉर ब्लंचली इन आर्म्स एंड द मैन इज़? रेना ने ब्लंचली को क्या निकनेम दिया था आर्म्स एंड द मैन में? वो उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कह के बुलाती थी। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इज़ टू एक्ट अगेंस्ट दीज क्रूक्स। हेल्पलेस, प्योरली, आइडियली, श्योरली। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हेल्पलेस ही आएगा। द गवर्नमेंट इज़ हेल्पलेस टू एक्ट अगेंस्ट दीज क्रूक्स, क्योंकि प्योरली, आइडियली, श्योरली तो कहीं से भी एप्रोप्रिएट नहीं है। साधना सेड टू मी,
विल यू गिव मी सम गुड बुक्स ऑन माई बर्थडे, तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ठीक। अब यहाँ हम सेट टू को चेंज करेंगे आस्क्ड मी में, देन इफ़ या वेदर में से यहाँ पे लगाया है इफ़, देन यू को चेंज किया है मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू योर को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते, तो यहाँ हो गया आई। देन विल को वुड कर दिया गिव, एंड मी को चेंज कर दिया साधना के अकॉर्डिंग, तो हर हो गया सम बुक्स, सम गुड बुक्स ऑन हर बर्थडे। डी इज़ करेक्ट। According to the novel, the guide, how did people show their respect to Swamiji when he was fasting? जब उसने फास्टिंग रखी थी तो वहाँ पे लोग जब आते थे तो वो किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे थे स्वामी जी को? They sang songs and some of them danced? No. They offered him flowers and requested to accept fruits? No. They touched his hand and offered flower to him? No. They touched the water at his feet and sprinkled it over their heads. This one is correct. According to Nehruji, who is the happiest man described in teenage? Who doesn't think but acts? No. Whose actions are fruitful? Who thinks again and again with calm mind? No. Whose thinking and actions are coordinated? मतलब जो वो पर्सन जिसकी थिंकिंग और जिसके एक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड है, मतलब जैसा वो सोचता है और फिर वो उस पर एक्शन भी लेता है, वैसा काम भी करता है, वही मैन हैप्पीएस्ट मैन है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पॉजिटिव सोच लिया और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेस के लिए क्या चाहिए कि पॉजिटिव अप्रोच भी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट भी चाहिए, साथ ही एक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे whose thinking and actions are coordinated. Select the synonym. Remorse का सिनोनियम बताना है, तो यहाँ पे रिमोर्स का मीन होता है किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट करना, मतलब अफसोस करना, तो ये रिग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ऑफ स्टडीज़ बेकन सजेस्ट दैट द जनरल काउंसिल्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड, ठीक है। ये लिटरेट नहीं होगा, रीडर्स भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड भी नहीं होगा। लर्नेड का मीन होता है विद्वान। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट इज़ कंसर्निंग योर हेल्थ एंड दैट ऑफ योर फैमिली, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है कंसर्निंग, इसको हमें चेंज करना है। तो लेट्स सी, वो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि कंसर्निंग इज़ नॉट सुटेबल इन दिस सेंटेंस। कंसर्न्स भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, तो फिर इसको इंडेफिनेट में कैसे लिख सकते हैं? कंसर्न नहीं आएगा, कंसर्न विद आ जाएगा, क्योंकि कंसर्न विद का मीन होता है कि डॉक्यूमेंट जो है ये आपकी और आपकी हेल्थ, जो फैमिली है उसकी हेल्थ से संबंधित है। कंसर्न विद का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी से संबंधित है, कंसर्न्स विद नहीं आएगा, ठीक है। कंसर्न विद इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन अ वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन दैट इन लिटरल यूसेज डिनोट्स वन काइंड ऑफ थिंग इज अप्लाई टू अ डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे बात की जा रही है मेटाफर की, जिसमें दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है उनकी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट है अशोका एक्सपेक्टेड टू कन्क्वर द वर्ल्ड, इसे हमें चेंज करना है। अब पैसे में चेंज करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे कि हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सके, तो हम इसे बनाएंगे इट से। तो ये सेंटेंस में हम स्टार्टिंग करेंगे इट से। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अशोका। अब आप सोचेंगे या ये आंसर में वॉज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे इसलिए हम वॉज लगाएंगे। अगर ये ऐसे होता अशोका एक्सपेक्ट्स, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा इट वॉज एक्सपेक्टेड, और कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? अशोका, देन बाय अशोका। अब इसके आगे का ये जो फ्रेज़ है
इसे जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, दैट ही वुड कन्क्वर द वर्ल्ड। यहाँ पे ये एडिशनल वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। इस तरीके से भी पैसिव को चेंज किया जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे दैट क्यों लगा दिया, ही क्यों आया है, यहाँ पे वुड क्यों आया है। अब क्योंकि हम जब इस फ्रेज़ को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। दैट के बाद अब हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, तो हमने अशोका के लिए प्रोनाउन ही का यूज़ कर लिया है। और क्योंकि ये हमने पास्ट में लिखा है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हम वुड को ऐड कर सकते हैं, ही वुड कन्क्वर द वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम ही कन्क्वर द वर्ल्ड लिखेंगे तो भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इस तरीके से कुछ कुछ है पैसे में रूल्स जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं। ओके, तो ये हो गया, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अशोका दैट ही वुड कन्क्वर द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। अब देखिए ये जो सेकंड सेंटेंस है, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अशोका विल कन्क्वर द वर्ल्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट यहाँ नहीं आ सकता। इट वॉज, क्योंकि एक्सपेक्ट कौन कर रहा है, अशोका कर रहा है ना, तो बाय अशोका आना चाहिए। नेक्स्ट है इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट, इट वॉज एक्सपेक्ट दैट अशोका वुड कन्क्वर द वर्ल्ड, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने विल लिखा था, यहाँ वुड कर दिया, लेकिन ये रॉन्ग है इधर। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अशोका दैट ही विल कन्क्वर द वर्ल्ड, अब यहाँ एक्सपेक्टेड है तो यहाँ विल कैसे आ जाएगा, यहाँ पे वुड होना चाहिए, इसलिए ये फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ नोन एज माइटी गुड फॉर नथिंग, तो ये किसे बोला जाता है, ये मनी और स्वामी के जो क्लासमेट हैं उन्हें बोला जाता है। दिस वन इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द नोवेल द गाइड वेयर डिड राजू गो राइट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ जेल, जब वो जेल से बाहर आता है तो वो सीधे बार्बर की शॉप पे जाता है अपने बाल वगैरह कट कराने के लिए, शेव वगैरह कराने के लिए। नेक्स्ट है इन द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी लैम्प हैड टू चिल्ड्रन, वन ऑफ देम वॉज एलिस, हु वॉज द अदर चाइल्ड। एलिस के दो किड्स हैं ड्रीम चिल्ड्रन में, तो यहाँ पे एक जो उसकी डॉटर दिखाई है वो है एलिस, और जो सन है उसका नाम है जॉन। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। ओके, शी इज़ अ फोटोग्राफर एंड राइट्स बुक्स। अब अगर हम यहाँ पे अगेन लिखते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ अ फोटोग्राफर एंड अगेन राइट्स बुक। वो फोटोग्राफर है और दोबारा किताब लिखती है, नो दैट्स रॉन्ग। शी इज़ अ फोटोग्राफर एंड टुगेदर, फोटोग्राफर है, टुगेदर मीन्स साथ में होता है, लेकिन किसी चीज़ के साथ में वो किताबें लिखती है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। शी इज़ अ फोटोग्राफर एंड ऑल्सो राइट्स, वो फोटोग्राफर है और किताबें भी लिखती है, ये करेक्ट है। शी इज़ अ फोटोग्राफर एंड टू राइट्स बुक, ये करेक्ट नहीं है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।